मानव एवं पर्यावरण की अंतःक्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए एवं मानव व प्रकृति के संबंधों की व्याख्या को लेकर 3 प्रमुख विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली है नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म, दूसरा संभववाद या पॉसिबलिज्म और तीसरा है नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। आज हम नियतिवाद की बात करते हैं। नियतिवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नियति अर्थात प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। इस संकल्पना को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पर्यावरणवाद, भौगोलिक निश्चयवाद, पर्यावरणवादी नियतिवाद। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी का अभिप्राय है एक ही है कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है। नियतिवाद मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव ने प्रकृति को स्वभावतः सार्वभौमिक मान लिया। उसके इस विश्वास को धर्म एवं धर्म के नाम पे स्थापित परंपराओं ने दृढ़ता प्रदान की और नियतिवाद यानी नियति अर्थात प्रकृति ही सर्वे सर्वा या सर्वशक्तिमान सर्वप्रधान है एवं प्राकृतिक वातावरण ही समस्त मानवीय क्रियाओं को पूर्णतया नियंत्रित करता है, ऐसा विचार नियतिवादियों का है। नियतिवाद में मानव को प्रकृति का दास एवं एक निष्क्रिय अभिकर्ता मात्र माना जाता है। नियतिवाद में समस्त मानवीय क्रियाएं, जैसे कि प्राथमिक आवश्यकताएं, मनुष्य का भोजन किस तरह का होगा, वह किस प्रकार के कपड़े पहनेगा, उसका निवास स्थल कैसा होगा, उसका शारीरिक गठन यानी उसका कद कैसा होगा, उसकी त्वचा का रंग कैसा होगा, इन सभी को निर्धारित एवं नियंत्रित करने का काम भी प्राकृतिक वातावरण के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव की आर्थिक क्रियाओं में वह किस प्रकार के व्यवसाय का चयन करेगा, उसका निर्धारण भी वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त मानव के सांस्कृतिक वातावरण के जो तत्व हैं, जैसे उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो रीतियाँ हैं, उनको भी प्राकृतिक वातावरण निर्धारित करता है। और प्राकृतिक जो तत्व हैं, इनमें किसी स्थान की स्थिति कैसी है, वहाँ के उच्चावच कैसा है, वहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस प्रकार के वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, किसी स्थान विशेष की जो स्थिति है वहाँ पे जल की उपलब्धता कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है एवं किस प्रकार की जीव जंतु मिलते हैं, ये सभी चीज़ें मिलके प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करती हैं। और इसी प्राकृतिक वातावरण का जो पूर्ण नियंत्रण है वो समस्त मानवीय क्रियाओं पर पड़ता है, ऐसा नियतिवाद में माना जाता है। नियतिवादी विचारकों को जियोक्रेट्स भी कहा जाता है। यहाँ प्रमुख नियतिवादी विचारकों के नाम प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे मैंने यहाँ उनके देश के अनुसार बांट दिया है। पहला जो है वो है ग्रीक एवं रोमन, यूनानी एवं रोमन, जिसमें लगभग सभी जो भूगोलवेत्ता हैं वे ग्रीक हैं। सिर्फ एक जो स्ट्रैबो यहाँ हैं वो रोमन है। इसके अलावा जो दूसरा है उनमें सभी अरब जगत के सभी नियतिवादी विचारकों के नाम दिए हुए हैं। जर्मन भूगोलवेत्ताओं को नियतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो जर्मनी के जितने भी नियतिवादी विचारक हैं उनके नाम यहाँ क्रम वाइज दिए हुए हैं। अमेरिका से एलन सैम्पुल एवं हंटिंगटन के नाम यहाँ दर्शाए गए हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं को वैसे तो संभववाद के कारण जाना जाता है, लेकिन संभववाद से पहले जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हुए हैं, जो नियतिवादी रहे हैं, उनके नाम यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा अन्य के कॉलम में ब्रिटिश और इटालियन जो भूगोलवेत्ता रहे हैं उनके नाम यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। भूगोल में नियतिवाद की विचारधारा इतिहास के प्रारंभिक काल से लेकर किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रचलित रही। प्रारंभ में यूनानी दार्शनिकों द्वारा इसका विकास किया गया। इसके बाद रोमन एवं अरब भूगोलवेत्ताओं ने इसे पोषित किया। इस विचारधारा का सर्वाधिक विकास 18वीं व 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा हुआ।
अध्ययन की सुविधा के लिए हम नियतिवाद को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने जो पहला पाठ किया है वह है प्राचीन काल में नियतिवाद। इस काल के नियतिवादियों में यूनानी एवं रोमन विचारक मुख्य है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को नियतिवाद का प्रणेता माना जाता है और हेरोडोटस ने ही सबसे पहले ये स्पष्ट किया कि इजिप्ट या मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास वहाँ की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही संभव हुआ। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भूगोल भौतिक पृष्ठभूमि तथा मंच प्रदान करता है जिस पर ऐतिहासिक घटनाएं घटती हैं। एक प्रकार से उन्होंने हिस्ट्री और जियोग्राफी को संबंधित करने का काम किया। इसके बाद जो आते हैं वे हैं हिप्पोक्रेटस, और हिप्पोक्रेटस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस। इस बुक में उन्होंने एशियाई एवं यूरोपीय लोगों की तुलना की और यूनानियों की जो शारीरिक गठन है, आध्यात्मिक गुण है एवं जो व्यवहार है उस पे वहाँ के जो भौतिक पर्यावरण है उसके जो तत्व हैं जैसे जलवायु, स्थल स्वरूप एवं मिट्टी आदि का जो असर है उसको उन्होंने डिटेल में बताया। इसके बाद अगले जो विचारक हैं वह हैं थ्यूसिडाइडस, जिन्होंने एथेंस की महत्ता के लिए वहाँ की प्राकृतिक दशाओं और भौगोलिक स्थिति को मुख्य कारण बताया। और इसके बाद जो आते हैं वे हैं अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में नियतिवादी विचार को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपवासी बहादुर होते हैं लेकिन उनमें वैचारिक हीनता पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर एशियाई लोग वैचारिक एवं दार्शनिक होते हैं। यह अंतर एशिया व यूरोप में प्राकृतिक वातावरण के कारण है। अरस्तु ने जो शीत और उष्ण प्रदेश हैं इनकी तुलना करके हमें इनके गुण और अवगुणों के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि इन दोनों के मध्य जो शीतोष्ण प्रदेश है यानी जो यूनान है या जो ग्रीस है उसके जो निवासी हैं उनमें इन दोनों की ही जो उच्च क्वालिटी हैं यानी जो उच्चतम गुण हैं वे पाए जाते हैं। तो वो एक प्रकार से उन्होंने यूनान की जो महत्ता है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। इरेटोस्थनीज ने अरस्तु के जो जलवायु खंड थे उनमें संशोधन किया और बताया कि मानव बसाव के लिए अनुकूल जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो सीमा है वह जलवायु के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद जो आते हैं स्ट्रैबो, ये रोमन थे और इन्होंने ये विचार व्यक्त किया अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में कि ढाल, उच्चावच, जलवायु आदि जो है वो सभी ईश्वर की देन है, गॉड गिफ्टेड है और ये सभी मानव की जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले ये है इटली के बारे में लिखा कि इटली के आकार, धरातल, जलवायु एवं विश्व संबंधों ने रोम के उद्भव एवं विकास एवं शक्ति को प्रभावित किया है। इसी प्रकार स्ट्रैबो ने अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के लोगों की तुलना की और यह बताया कि यूरोप की जो आकृति है वह विविधतापूर्ण है, इसकी बजाय अफ्रीका के तट की आकृति सपाट एवं एशिया की बीच की या मध्यवर्ती है। अतः एशिया एवं अफ्रीका के जो निवासी होते हैं वो यूरोप के निवासियों के मुकाबले में कमज़ोर होते हैं। यूरोप की शीतोष्ण जलवायु, वहाँ की पर्वत एवं मैदान के समरूपी वितरण ने वहाँ के निवासियों के विकास पे अनुकूल प्रभाव डाला है, इसलिए वहाँ के निवासी अनुशासित होते हैं। यानी इन्होंने एक प्रकार से ये बताया कि यूरोप की जो निवासी हैं वो एशिया एवं अफ्रीका के निवासियों से हर हिसाब से उच्च गुणों से युक्त हैं और इसका जो मुख्य कारण है वह वहाँ का यूरोप का प्राकृतिक वातावरण है। इसके बाद आते हैं टॉलमी, और टॉलमी ने अरस्तु के विचारों को ही एक प्रकार से दोहराया और उन्होंने निवास योग्य जो जगह है या भूभाग का जो संबंध है वो अक्षांशों से जोड़ने का प्रयत्न किया। मध्यकाल की जो अवधि है वह यूरोप में डार्क एज के अंतर्गत
आती है। इस दौरान वहाँ विज्ञान और भूगोल के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति या विकास नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक अरब जगत में कई भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने भूगोल के विकास में अपना योगदान दिया, और इनमें से लगभग सभी जो थे वे नियतिवादी थे, और उन्होंने गहन बहुत भौगोलिक अध्ययन के द्वारा प्राकृतिक वातावरण की जो महत्ता है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहले जो आते हैं वे है अल मसूदी। अल मसूदी ने कहा कि जल की आसानी से उपलब्धता के कारण वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया। सीरिया के एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने ये बताया कि सीरिया का जो पश्चिमी तट है वो भूमध्य सागर के किनारे है, जिससे वहाँ पे जल की उपलब्धता आसानी से मिल जाती है। इसके बजाय अरब प्रायद्वीप के जो अन्य देश हैं वहाँ पे मरुस्थलीय एवं शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, तो जो जल की उपलब्धता वाला सीरियन जो पार्ट है वहाँ के जो निवासी होते हैं वे बहुत ही प्रफुल्लित एवं विनोदी होते हैं, जबकि जो शुष्क मरुस्थली जो भाग हैं वहाँ के जो निवासी वो चिड़चिड़े एवं रूखे स्वभाव के होते हैं। इसके अतिरिक्त अल मसूदी ने समस्त विश्व को 14 जलवायु खंडों में बांटने का भी काम किया, और उन्होंने मानवीय क्रियाकलाप जो है उन पे जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका जो नियंत्रण है, उनका जो असर है उसको अपने यात्रा उल्लेखों के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। अल बरूनी ने भारत यात्रा के वृतांत पर 1030 में किताबुल हिंद नाम से बुक लिखी, और इस बुक में उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर भारतीय मानसून का जो प्रभाव है इसका वर्णन किया। एक प्रकार से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से प्राकृतिक जलवायु जो है वो मानवीय सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित कर रही है। इसके बाद आते हैं इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में लंबी लंबी यात्राएं की, और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि पूर्वी अफ्रीकी जो भाग है वह ज़्यादा गर्म नहीं है, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और इसका कारण यह है कि यह भाग जो है वो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है, जिसके कारण यहाँ की प्राकृतिक जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं वे मानव बसाव के अनुकूल हैं। इसी कारण से और इनको निश्चयवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है। इब्न खल्दून ने 1377 में बुक लिखी मुकादिमाह, और इसमें उन्होंने मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण जो है उसके असर का वर्णन किया। अब हम बात करते हैं नवजागरण काल में नियतिवाद पे, और इस काल के जो प्रमुख विचारक रहे हैं उनमें पहले हैं जीन बौद्इन जो कि फ्रेंच थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नियतिवाद से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, और इन्होंने ये बताया कि यूरोप के उत्तरी प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वे दृष्टतापूर्ण होते हैं और क्रूर होते हैं, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बदले की भावना प्रमुख होती है। समशीतोष्ण प्रदेश के निवासी साहसी एवं शक्तिशाली होते हैं, और इनके अनुसार ये प्रदेश विशेष के जो निवासी हैं उनके ये जो शारीरिक एवं मानसिक गुण है वे वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार हैं। बौद्धिन ने अक्षांश, ऊंचाई एवं कटिबंध को बहुत प्रभावशाली माना, और बौद्धिन के अनुसार शीतोष्ण कटिबंध मानव विकास के लिए सबसे अधिक उत्तम क्षेत्र है। उनके अनुसार यहाँ की जलवायु लोगों को परिश्रमी, स्फूर्तिदायक एवं उद्योगशील बनाती है, और ये लोग जो होते हैं यानी समशीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के जो निवासी होते हैं वे उत्तर के जो क्षेत्र होते हैं उनके निवासियों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान, एवं दक्षिण के जो प्रदेश होते हैं वहाँ के निवासियों के मुकाबले अधिक उद्योगशील होते हैं। इसके बाद जो आते हैं वे हैं
क्लूवेरियस, और क्लूवेरियस जर्मन थे और इन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी और इंग्लिश में जिसे यूनिवर्सल ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने पृथ्वी पे निवास योग्य जो खंड हैं यानी प्राकृतिक वातावरण जो मानव निवास के योग्य भाग हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद में जो नंबर है वो है वारेनियस का, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था ज्योग्राफिया जर्नलिस। ये भी जर्मन भाषा में थी और इसमें उन्होंने मानव भूगोल को विशेष भूगोल के नाम से स्वीकार किया। इनके अनुसार भूतल के पार्थिव पदार्थ और जलवायु का वर्णन, वातावरण, वनस्पति एवं पशु जीवन में अभिन्न एकता तथा मानव भूगोल से संबंधित तथ्यों जैसे कि देश विदेश के निवासी, उनके व्यापार, शासन आदि के बारे में इन्होंने जो अपनी पुस्तक में विशेष रूप से वर्णन किया। और इसके बाद जो है वो है मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पृथ्वी मानव एवं संस्कृति के विकास के लिए तैयार किया गया एक रंगमंच है जिस पर मानव अभिनेता के रूप में अपना रोल प्ले करता है। और मॉन्टेस्क्यू की मान्यता थी कि जलवायु मानव के धर्म, रीति रिवाजों, तथ्यों तथा विधान को प्रभावित करती है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि उपजाऊ प्रदेशों में साम्राज्यवाद तथा ऊसर प्रदेशों में जनतंत्र का उदय होता है। ठंडे प्रदेश के निवासी शारीरिक दृष्टि से सशक्त, साहसी, स्पष्टवक्ता एवं शुद्ध हृदय वाले होते हैं, जबकि दक्षिण की निवासी इनकी तुलना में डरपोक, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल एवं निष्क्रिय होते हैं। इसके बाद आते हैं जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट। इमैनुएल कांट भी एक निश्चयवादी थे। उन्होंने बताया कि न्यू हॉलैंड यानी जो पूर्वी द्वीप समूह है के निवासियों की आंखें हैं वो आधी बंद रहती हैं और वे अपना सिर पीछे झुकाए बिना बहुत दूर तक नहीं देख पाते। और इसका जो रीज़न उन्होंने दिया वह यह था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ पाई जाती हैं जो हमेशा उनकी आँखों के ऊपर उड़ती रहती हैं, तो इसलिए उन्होंने उस वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए उनकी आँखें जो हैं वो आधी बंद रहती हैं। इसी प्रकार कांट ने भौगोलिक अथवा पर्यावरणवादी तत्वों को वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए उन्होंने कई सारे लॉजिक बताए और उन्होंने ये भी बताया कि जब पशु एवं मानव एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं यानी माइग्रेट करते हैं तो वे क्या करते हैं, जिस भी प्रदेश में जाते हैं उसी के वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो ब्राउन कलर की स्क्विरल होती हैं, गिलहरियाँ होती हैं, जब वे साइबेरिया चली जाती हैं तो उनका रंग सलेटी हो जाता है और सफ़ेद गाय जो होती है उसका रंग शीत ऋतु में भूरेपन में बदल जाता है। इमैनुएल कांट के बाद जो हैं वो हैं अगस्त जेयून, और इन्होंने प्रकृति खंडों को परिभाषित किया जिसमें उन्होंने भौतिक एवं जैविक तत्वों का समावेश किया। इसी के साथ ही नव जागरण काल जो है वह समाप्त होता है।